हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 309 से। देखिए सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। तो देखिए डब्ल्यूएचओ ने अभी जो रिपोर्ट दिया 2019 में, उसमें देखा गया है कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या सुसाइड की दर है वो भारत में है। भारत में लगभग 1 लाख लोगों पर 16.5 जो है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर विश्व में ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो भारत में महिला आत्महत्या की दर तीसरी है। तीसरे नंबर पे भारत आता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे महिला आत्महत्या की जो है होती है और उसकी दर जो है वो 14.7 है। ठीक है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और 2017 में भारत में आत्महत्या को गैर आपराधिक कृत्य घोषित किया था कि ये जो है एक आपराधिक कृत्य में नहीं आता, बल्कि ये गैर आपराधिक कृत्य है। 2017 में ये घोषित किया गया। लेकिन जो आईपीसी की धारा 309 है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। 309 के अनुसार कोई भी आत्महत्या करने का अगर प्रयत्न करेगा तो उसे अपराधी घोषित कर उसको कुछ जो निर्धारित सजा है उसके द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। देखिए 309 के अनुसार आत्महत्या का प्रयत्न एक जमानती संज्ञेय अपराध है। क्या है? जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। अब ये जो है आईपीसी 309 ये कहाँ से जो आया? ये कानून 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और यह कानून उस समय की सोच को दर्शाता है कि जब आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास राज्य तथा धर्म के खिलाफ अपराध माना जाता था। तो ये उस समय की सोच थी और ये जो है आपका 309 आईपीसी जो अंग्रेजों द्वारा ये बनाया हुआ एक कानून था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुवाहाटी अर्बन जंगल की अवधारणा को जो है फिर से रिडिफाइन करना। ठीक है, क्या है गुवाहाटी रिडिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन जंगल? तो देखिए चीनी पेंगोलिन, नेपाली क्रिकेट मेढक, बंगाल की मॉनिटर छिपकली, असम के कैट सांप जो स्नेक है, यूरेशिया के मूरहेन। ठीक है, मूरहेन एक पक्षी होता है यूरेशिया में। और फिर आपका है एशियाई हाथी तराई के क्रीट फ्रॉग जिसको झिंगुर मेढक भी बोलते हैं, और गंगा नदी के डॉल्फिन। इन सारे जो है जीवों में एक खास जो है सिमिलरिटी है, एक समानता है। क्या समानता है? देखिए असम के उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के 10 लाख मानव आबादी के साथ 326 अन्य जीवों के साथ तालमेल बना के हैं। ठीक है ना, ये अपना हैबिटेट उन लोग के साथ शेयर करते हैं। ये सारे जीव असम के गुवाहाटी शहर का फेफड़ा कहे जाने वाले। तो किसको फेफड़ा कहते हैं? हेंगरबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट। हेंगराबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट जो जिसको गुवाहाटी शहर का फेफड़ा कहते हैं, वहाँ पे जो है ये सारे जो है मिलके निवास करते हैं। कुछ ही एनिमल्स इसमें हैं जो पिंजरे में रखे जाते हैं, बाकी सब आज़ाद जो है एक हैबिटाट, एक जो है अपना रहने का स्थान सबके साथ शेयर करते हैं। गुवाहाटी शहर के 334 अन्य वन्य जीवों तथा मुक्त रूप से विचरण करने वाले कई जीव प्रजातियों के शहरी निवासों के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत पर निवास करते हैं। सह अस्तित्व मतलब क्या है कि सबके साथ मिलजुल कर रहने का जो सिद्धांत है उसके साथ ये सारे जीव 334 अन्य जीवों के साथ रहते हैं। ठीक है, अर्बन जंगल की अवधारणा को ये परिभाषित करते हैं। ये सारे जीव जो अर्बन जंगल मतलब क्या है? ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं और डिफरेंट काइंड्स के और एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, और लिविंग बींग्स हैं। तो ये सारे के साथ ये सारे जीव जो है साथ में रहते हैं, जिसको अर्बन जंगल की जो है अवधारणा से परिभाषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 8 पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुल 8 पहाड़ी, 8 रिजर्व जो फॉरेस्ट हैं, 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं और एक रामसर साइट भी स्थित है जिसके उत्तरी छोर से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हेल्प अर्थ नामक एक ग्रीन ग्रुप ने, क्या नाम है उसका? हेल्प अर्थ नामक एक ग्रीन ग्रुप के मुताबिक विगत वर्षों में इस शहर के विस्तृत क्षेत्र का उभयचर की जो 26 प्रजातियां और 56 प्रकार के सर्प जीव और 36 स्तनपायी 216 पक्षियों के होने का प्रमाण मिला है। तो ये एक बहुत ही जो है समृद्ध जो है जगह है जीवों के, अगर हम देखें जीवों के परिप्रेक्ष्य से। इस परिक्षेत्र में 107 अलग अलग प्रजातियों के 1100 बंदी जीव पाए जाते हैं, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 52 जीव प्रजातियां अति संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसमें 107 अलग अलग प्रजातियों के 1100 बंदी जीव पाए जाते हैं और ये जो है वन्य जीव संरक्षण के तहत 52 जीव प्रजातियों की अति संरक्षित श्रेणी में आते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। नेक्स्ट हमारा है केरल में हथिनी की मौत। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो मीडिया में ये इसको बहुत ही ज़्यादा तूल मिला था।
केरल में तूल इसको नहीं कह सकते, ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था जो सामने लाया गया था, और जो है इस तरीके का कृत्य बहुत ही जघन्य कृत्य, जिस पे बहुत ही, इस पे बहुत अफसोस है। इसके लिए क्या कहा जा सकता है कि ऐसी मानसिकता जो एक मतलब जानवर के साथ भी इस तरीके का कृत्य किया जा सकता हो। तो 4 जून 2020 को केरल की एक व्यक्ति को एक हथिनी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 27 मई 2020 को केरल के पलक्कड़ में, कहाँ पे, केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथिनी की पटाखे से भरा अनानास खाने से मौत हो गई। गांव वालों पर हथिनी के विस्फोट से भरा हुआ फल खिलाने का आरोप है। मतलब एक पाइनएप्पल था, उसमें बहुत सारे जो है बारूद वाले जो है वो रख दिए गए थे, पटाखे रख दिए गए थे, और हथिनी ने वो भूखी हथिनी थी तो उसने वो जो है वो फल खा लिया था। गिरफ्तार किए गए शख्स का कहना है कि जंगली सुअरों को मारने के लिए फल में विस्फोटक रखा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा फल हथिनी ने खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने अपनी सफाई दी है कि वो जो है अनजाने में ऐसा फल खा लेते हैं, लेकिन वो जानबूझ के वो फल खिलाया गया होता है। पूरा मामला देखते हैं। यह घटना 27 मई 2020 की है, और हथिनी कई दिनों से भूखी थी। खाने की तलाश में वो केरल के पलक्कड़ गांव की तरफ आई। आरोप है कि कथित तौर पर कुछ लोगों ने हथिनी को अनानास खाने को दिया जिसके अंदर पटाखे भरे हुए थे। इसे खाते ही हथिनी के मुंह में जोरदार विस्फोट हुआ और उसके जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। ये विस्फोट इतना तेज हुआ कि हथिनी के दांत भी टूट गए, जिसके बाद से वह आसपास के एक तालाब में पड़ी रही। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिया करती थी। इस घटना के 3 दिन बाद दर्द से कराहते हुए उसने दम तोड़ दिया। हथिनी के गर्भ में एक बच्चा भी था, और हथिनी इस दर्दनाक मौत के बाद के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग एक तरफ संरक्षण की बात करते हैं और एक तरफ कुछ लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो वो कहाँ तक संगत है एक दूसरे के साथ। ये जितने भी संरक्षण, जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं, वो तब तक नहीं जो है कंप्लाई हो पाएंगे जब तक जो इंडिविजुअल है वो उसके लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों के मन में इतनी भावना ही नहीं है तो वो जो है कब तक गवर्नमेंट अकेले कोई नियम बना के, कोई संरक्षण जो है कार्यक्रम चला के संरक्षित नहीं कर सकती है, जब तक लोग इसके लिए एफर्ट ना कर रहे हों। सॉरी। देखिए, भारत ने भारतीय हाथी या एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत पशु को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो ये 1972 के अनुसूची 1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इशू उठा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंदर है। ठीक है, इनको अधिकतम संरक्षण जो है कानून प्रोवाइड कर रहा है। एशियाई हाथियों को भारत में भारतीय हाथी कहा जाता है, और भारतीय हाथियों के खतरे में उनका निवास का नुकसान, मानव हाथी संघर्ष, निवास स्थान विनाश और अवैध व्यापार जैसे बहुत सारे जो है इस तरीके से शिकार भी किए जाते हैं। उनका एक तो निवास है, जो हैबिटाट है, वो जो है शेयर कर लेते हैं। जो लोग हैं वो बीच से हाईवे निकल जा रहा है, और हाथी क्या है कि कभी कभी अपने जंगल से बाहर, जो कि निवास स्थान बहुत सिकुड़ गया है उनका, तो वो बाहर भी निकल जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन और जो है एनिमल का जो है एक संघर्ष देखने को मिलता है। बहुत जगह, बहुत बार आप न्यूज़पेपर्स में जो है, टीवी में जो है आप देखते हैं, सुनते हैं इस चीज़ को। अवैध रूप से जो है व्यापार और शिकार किया जाता है हाथी दांत का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाथियों से संबंधित अगर आंकड़े देखें तो केंद्रीय पर्यटन और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2017 में लगभग 23 राज्यों से लिए गए आंकड़े के अनुसार 27,312 हाथी थे। 27,312 हाथी थे, जबकि 2012 में ये जो है 29,576 हाथी थे। संख्या में भारी गिरावट जो है हुई है हाथियों के। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसके तहत 5 साल में एक बार हाथियों की जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 5 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार केरल में 3054 हाथी थे, जबकि हाल में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 5706 हाथियों की संख्या केरल में बढ़ी है। ठीक है, तो ये है लॉक ऑन लॉक क्या है हम देखते हैं। देखिए, 68 दिनों के लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक जो है लागू होगा। ठीक है, 68 दिनों का जो है लंबा लॉकडाउन था, 68 डेज, याद रखिएगा, 68 डेज का लंबा लॉकडाउन था, और अब जो है चरणबद्ध तरीके से अनलॉक जो है लागू होगा। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस चरण को अनलॉक 1 कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अनलॉक 1। इस दौरान
कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं के चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा उसको। ठीक है, केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए 3 चरणों की योजना बनाई है। 3 चरण में अनलॉक किया जाएगा। पहला चरण है 8 जून से लागू हुआ। ठीक है, पहला चरण 8 जून से लागू हुआ। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोला जाएगा, सशर्त खोला जाएगा। पहले चरण को 8 जून से लागू किया गया है और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल जो है कुछ शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला जो चरण है 8 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का था और इसमें जो है धर्मस्थल जो है, होटल है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। दूसरा चरण क्या है, 1 जुलाई 2020 से जो है 31 जुलाई 2020 तक, इसको अनलॉक 2 कहा गया। ठीक है, इसके तहत जारी निर्देशों में तय हो गया कि स्कूल, कॉलेज संस्थान 31 जुलाई 2020 के बाद जो है बंद रहेंगे, 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे और सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 15 जुलाई 2020 से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा चरण जो है वो परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा। ठीक है, जब हम उसको विश्लेषण कर लेंगे उसके बाद जो विमान यात्रा है, मेट्रो सेवाएं हैं, सिनेमा हॉल्स हैं और आपके स्विमिंग पूल्स हैं, जिम है और मनोरंजन पार्क है, ये सारी चीज़ें खोले जाएंगी। इसकी घोषणा जो है की जाएगी। लॉकडाउन का क्या अर्थ है, तालाबंदी। ठीक है, लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसको जो है लागू किया जाता है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ दवा और खाने पीने जैसे चीज़ों के लिए बाहर आने की इजाज़त मिलती है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो बाहर आ सकते हैं। इस दौरान में बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक से पैसे निकालने की इजाज़त होती है। ठीक है, जिस तरह किसी संस्था या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहाँ तालाबंदी हो जाता है, उसी तरह लॉकडाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर ना निकलें। ठीक है, अगर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की परेशानी हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, जो पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारियों को फ़ोन कर सकते हैं। लॉकडाउन जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी संक्रमित बीमारी है, जैसे अभी सिचुएशन चल रही है, तो किसके लिए सब किया जा रहा है, जो लोगों के लिए, जो लोगों की सुरक्षा हो पाए। ठीक है, उनको सहूलियत मिल पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं और सरकारी दफ्तर जो ज़रूरी श्रेणी में नहीं आते वो भी बंद रहते हैं। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अगर कैटेगरी में आते हैं तो उनको खोलना पड़ता है, लेकिन जो ज़रूरी श्रेणी में नहीं आते उनको भी बंद रखा जाता है, भले ही वो सरकारी दफ्तर क्यों ना हो। देखिए, लॉकडाउन के 4 चरण क्या है। पहला चरण है, इसका शुरुआत 25 मार्च 2020, ठीक है, 25 मार्च 2020 से की गई थी और ये 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिन के लिए लागू किया गया। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहली बार जो है पहला 21 दिन का लागू किया गया। इस दौरान केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई और बाकी सभी तरह के सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो पहला हमारा 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020, 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन के लिए ये लॉकडाउन था। दूसरा चरण था 19 दिन के लिए, इसे 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020, ठीक है, 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक के लिए था। इस दौरान रेड जोन या ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में दुकानों को खोलने की अनुमति थी। जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज में है वहाँ पे शॉप्स को खोला जा सकता है, ठीक है। थर्ड चरण हमारा था 4 मई 2020 से लेकर 17 मई 2020, ठीक है, 4 मई 2020 से लेकर 17 मई 2020 तक था और इसमें ये 12 दिनों का लॉकडाउन था। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, फिर 12 दिन, ठीक है, 4 मई से लेकर 17 मई 2020। तीसरे चरण में और कई सारी राहतें दी गई थी, जैसे रेड जोन के अतिरिक्त ग्रीन, ऑरेंज में अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बसों की शुरुआत की गई और अन्य लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया गया, ठीक है। वंदे भारत मिशन, ठीक है, वंदे भारत मिशन के बारे में हमने लक्ष्य 2 में देखा था। तो वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की शुरुआत की गई थी। कौन से में? ये तीसरे चरण में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा चरण क्या है। कंटोनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों की अनुमति मिली। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सके, ठीक है। ये जो है अधिकार केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को था कि विभिन्न जोन में अगर
कोई अन्य गतिविधि है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही जो राज्य सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया गया था कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी जो लॉकडाउन जारी है उसके दिशा निर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेगी, ठीक है ना, कोई और छूट नहीं दी जाएगी। तो किसके अंतर्गत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। इस दौरान घरेलू उड़ानों को भी अनुमति दी गई, किसमें? चौथे चरण में, ठीक है। तो चौथा चरण क्या था? कंटोनमेंट जोन में भी जो सेवाएं हैं उनको जो है थोड़ी बहुत गतिविधियां करने का अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वहां पे अनुमति मिली। और केंद्र जो है शासन को कहा भी गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन किया जाएगा, उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट हमारा है एकीकृत युद्ध समूह, ठीक है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है? IBG, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। हाल में ही भारत की सेना द्वारा ये संकेत दिए गए हैं कि भारतीय सेना ओवरऑल जो समग्र बदलाव यानी ओवरऑल ट्रांसफर, ठीक है, भारतीय सेना ओवरऑल ट्रांसफर मिशन की दिशा में, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की दिशा में एकीकृत युद्ध समूह, ठीक है, एकीकृत युद्ध समूह का परिचालन शुरू करेगी। अब क्या है, इससे पूर्व मई 2020 में भारतीय सेना प्रमुख ने अपने एक संबोधन में इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG, किसके लिए? अपने दुश्मनों पे त्वरित आक्रमण, इंस्टेंट जो है आक्रमण, और अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप या एकीकृत युद्ध समूह को अपनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसका गठन जो है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के एक भाग के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। IBG क्या है पहले हम ये देखते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसका आकार ब्रिगेड के आकार के समान होता है और एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो युद्ध में स्थित शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होती है, ठीक है। IBG ग्रुप का गठन जो है थ्रेट या टरेन, मतलब जो भूभाग है, या टास्क के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। थ्रेट कैसा है, वहाँ का जो आपका भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है, मतलब भौगोलिक रूप से वो किस तरह है, वो पहाड़ है या क्या है, मतलब उसका टेरेन किस तरीके का है और टास्क किस तरीके के करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इनका गठन किया जाता है। और इन्हीं 3 आधारों पे T3 पर जो है IBG को संसाधनों का आवंटन भी किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कार्यवाही करने हेतु तो अपनी अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में सक्षम है, ठीक है। अगर उनको जो है ऑर्डर मिलेगा तो ये 12 से 48 घंटों में जो है बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगी युद्ध में जो है अभ्यास के लिए, युद्ध में जो है उतरने के लिए, ठीक है। अभ्यास तो खैर करते ही हैं, उस युद्ध में अगर रियल फॉर्म में अगर उतरना है और लड़ाई हो रही है तो ये 12 से 48 घंटे का समय लेते हैं जो है युद्ध में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग IBG का गठन हुआ है। तो क्या है ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन? देखिए, भारतीय संसद पर हमले के बाद सैनिक की तीव्र आक्रमण गतिशीलता यानी कि स्विफ्ट ऑफेंसिव मोबिलाइजेशन बढ़ने की दिशा में भारतीय सेना द्वारा 2004 में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के सिद्धांत को तैयार किया था, ठीक है। क्या है, स्विफ्ट ऑफेंसिव मोबिलाइजेशन बढ़ने की दिशा में भारतीय सेना ने 2004 में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को तैयार किया था। तत्कालिक जनरल जो विपिन रावत जी हैं उनके द्वारा 2017 में पहली बार कोल्ड स्टार्ट के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। जो हमारे जो है पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो उसी में जो है एक स्विफ्ट ऑफेंसिव मोबिलाइजेशन की तकनीकी जो उसकी व्यवस्था की जानी थी और 2017 में विपिन रावत जी ने उसको जो है स्वीकार किया, लेकिन अतीत में इसका अस्तित्व को लगातार नकार दिया, ठीक है। अतीत में इसके अस्तित्व को लगातार नकार दिया गया था, ठीक है। पहले इसको जो है ये इसका जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसको अपनाया ही नहीं गया था, ठीक है। ये हमारा पूरा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप था, IBG था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉर्पोरेट इको लैब। क्या है कॉर्पोरेट इको लैब? सॉरी, कॉर्पोरेट नहीं है, कारपेट है, कारपेट इको लैब, ठीक है। कारपेट इको लैब के बारे में देखते हैं। देखिए, हाल ही में कालीन की इको लॉन्च, इको मतलब आप समझते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के भदोही में, आप जानते हैं भदोही में जो है ये आपका कालीन के लिए, कारपेट के लिए जो है एक बहुत फेमस जगह है,
और यहाँ पे पहली कारपेट इको लैब बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कहाँ पे? भदोही में केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है। अब देखिए, कालीन में प्रयुक्त केमिकल की वजह से शरीर पर जख्म और बीमारी होने का आरोप लगाकर अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने इसके आयात पर रोक लगा दी है। ठीक है। तो जो कालीन है उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जो कालीन होते हैं उसमें बहुत डार्क कलर के या फिर लाइट कलर के जो कलर्स होते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, और जिससे शरीर पे मतलब जख्म या रैशेस वगैरह आ जाते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने इस पे ये आरोप लगाकर इसके आयात पर रोक लगा दी है। इको लैब स्थापित करने का उद्देश्य भारतीय कालीन को दुनिया के मानकों पर खरा उतार कर निर्यात करने को बढ़ावा दिया। तो अगर हम इको जो है प्रणाली अपनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। ठीक है। कपड़ा मंत्रालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही के द्वारा तैयार लैब की ब्लूप्रिंट को हरी झंडी देने के लिए 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। ठीक है। लैब बनाने से क्या होगा, देश में बनने वाले 12,000 वर्तमान देश से 50% नॉटेड मतलब बुना हुआ, और 30% टेंटेड, और 10% दरी व हैंडलूम, और 10% आउटडोर कस्टम डिज़ाइन कॉर्पोरेट का निर्यात होता है। तो इतनी चीज़ों का निर्यात होता है, आपको ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानिएगा कि जो है ये जो केमिकल हैं उसकी वजह से कुछ रोक लगा दिए गए हैं एक्सपोर्ट पे। कहाँ से? अमेरिका जैसी कंट्री से। तो हम अब इको जो है कारपेट प्रणाली अपना रहे हैं, इको लैब प्रिपेयर कर रहे हैं कारपेट बनाने के लिए। ठीक है। देखिए, कालीन में प्रयोग किए जाने वाले घातक केमिकल कौन से हैं? एजोडाई डाइंग के रूप में इस्तेमाल होता है और उसे कालीन में चमक आ जाती है, लेकिन इसे कैंसर कारक माना जा रहा है। ठीक है। तो एजोडाई जो बहुत हार्मफुल है, थोड़ा शाइनिंग तो आ जाती है लेकिन ये बहुत कैंसर जो है कारक होता है। हैवी मेटल्स केमिकल, ये क्रोमियम और लेड। तो आप जानते हैं क्रोमियम, लेड और सैनिक ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। ठीक है ना। क्रोमियम लेड से युक्त होता है, इससे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और परमेथ्रिन भी एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कीड़ा मारने के लिए किया जाता है। ठीक है। कीड़ों को मारने के लिए, जैसे फिनाइल उत्पाद भी कहते हैं, और ये पूरी तरीके से विषैला होता है। तो ये पूरा जो है सिस्टम है जो है यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय टिप्पणियाँ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? स्वीट एप्पल बाइट। तो क्या है ये स्वीट एप्पल बाइट? इसको थोड़ा सा मैं देखिए, जून 2020 में भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की 3 बड़ी कोशिशें नाकाम की हैं। ठीक है। घुसपैठ की जो है कोशिश में थे कंट्रीज, उनको नाकाम किया गया है। इस साल अब तक 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। ठीक है। आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले शोपिया में, ठीक है, आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले शोपिया में मात्र 4 दिनों में ही सुरक्षा बलों के 14 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ठीक है। मारे गए आतंकियों में से जैश कमांडर अब्दुल रहमान उर्फ फैजी या फौजी, क्या नाम है? अब्दुल रहमान। जैश का ये कमांडर था अब्दुल रहमान उर्फ फौजी। इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर का कमांडर आदिल, और लश्कर कमांडर शाहीन और शाकिर समेत लश्कर ए तैयबा, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद के 14 दुर्दांत कमांडर भी शामिल हैं। तो इन लोगों को मार दिया गया है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ यह सफलता ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, अब याद रखिएगा, साउथ कश्मीर में ये ऑपरेशन ऑल आउट किसके लिए है? ये जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराने में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको कहते हैं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जारी जैक बूट के अगले चरण स्वीट एप्पल बाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वीट एप्पल बाइट पूछ लगा एग्जाम में कि किससे रिलेटेड है। तो स्वीट एप्पल बाइट हमारा जो टेररिस्ट हैं उनको भी मार गिराने से रिलेटेड है। ऑल आउट का ये जो है अगला चरण होगा स्वीट एप्पल बाइट। ठीक है। पाक रमज़ान के संपन्न होने के बाद शुरू किया गया और यह अभियान दक्षिणी कश्मीर में सिर्फ उन्हीं इलाकों में सीमित रखा गया है जिनकी अर्थव्यवस्था सेब की पैदावार पर ही मुख्य रूप से निर्भर है। तो स्वीट एप्पल बाइट कहाँ है? जहाँ पे जो है जो उनका जो अर्थव्यवस्था है वो एप्पल पे डिपेंडेंट है। ठीक है। देखिए क्या है कि शोपिया, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले के उन्हीं इलाकों में आतंकियों का ज़्यादा प्रभाव है जहाँ सेब के ज़्यादा बागान हैं या बाग ज़्यादा है। वहाँ पे सेब की यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था की जो सेब है वो नींव है। ठीक है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो है बेस ही है यहाँ पे। ठीक है। सेब आतंकी फिर से सेब व्यापारियों, किसानों व अन्य लोगों के जान माल को नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? ऑपरेशन
जो आपका स्वीट एप्पल बाइट, ठीक है। इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है स्वीट एप्पल बाइट की जो किसान हैं हमारे, जो व्यापारी हैं, उनको जो है जान मान का कोई नुकसान ना पहुंचा सके आतंकी। ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों के नेतृत्व में आपके सफाई के लिए, आतंकियों के नेतृत्व के सफाई के लिए ऑपरेशन जैक बूट का यह हिस्सा है। तो ऑपरेशन जैक बूट भी याद रखिएगा, ऑपरेशन जैक बूट का ये हिस्सा है स्वीट एप्पल बाइट, ठीक है। इसे स्वीट एप्पल बाइट भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया स्वीट एप्पल बाइट के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है तमिलनाडु द्वारा शहरों को दिए गए नए तमिल नाम। तो तमिलनाडु ने अपने कुछ शहरों को उसके नाम जो है नए नाम दिए हैं, उनको देखते हैं क्या है। देखिए तमिलनाडु में AIADMK सरकार ने तमिल ध्वनि, ठीक है, तमिल ध्वनि की महत्ता को प्रभावी बनाने के लिए 1018 शहरों और स्थानों को इंग्लिश स्पेलिंग के में सुधार हेतु एक सरकारी आदेश जारी किया है ताकि इन्हें एक नया एवं पूर्णतः आधिकारिक नाम दिया जा सके। तो अब एक बार देख लेते हैं। जैसे कोयम्बटूर है, ठीक है, तो इसमें जो है स्पेलिंग था COIMBATORE, ठीक है। तो KOYAM केयम्पटूर करके वो के उनका मतलब स्पेलिंग परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। अब तूतीकोरिन है तो जो है TU है तो THOO ऐसे करके उन्होंने किया है। और फिर है ट्रिप्लिकेन, तो उसका स्पेलिंग, और एगमोर, तो कौन कौन सी जगहों का नाम परिवर्तित किया गया है स्पेलिंग, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, ट्रिप्लिकेन और एगमोर, इनका नाम जो है स्पेलिंग बदलने के लिए। देखिए सरकारी अभिलेखों के जो है आधिकारिक नामों को परिवर्तित करने में अधिक धन खर्च करने के अलावा बहुत जो है श्रम की भी जो है आवश्यकता पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें लगता है। इससे भी शारीरिक और ज़रूरत होगी कि इसके लिए हाईवे और रेलवे स्टेशन के साइनेज में परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्यों धन लगता है? क्योंकि बहुत सी जगह साइनेज होते हैं जहाँ पे वो नाम होता है, जैसे आप उसमें स्टोन पिलर्स में लिखे होते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन से बहुत जगह पेपर्स में ये चीज़ें पोस्टल जो होते हैं बहुत सारे अटैच्ड होते हैं, तो उसमें जो है सारी चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए श्रम और धन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए किए गए दान। देखिए दान में देखते हैं व्यक्ति है, कंपनी और कितना उन्होंने दिया। तो जैक डॉर्सी ट्विटर से हैं, ट्विटर कंपनी से जैक डॉर्सी, इन्होंने 7,553 करोड़ रुपए दान किया है। बिल और मेलिंडा गेट्स ने 1926 करोड़ रुपए दान किया है, ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के हैं। अजीम प्रेमजी ने 997 करोड़ रुपए दान किया है। जॉर्ज सोरोस ने, सोरोस एंड मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने भी दान किया है। ऐसे ही एंड्रयूज फॉरेस्ट, जैक स्कॉल, जेफ बेजोस, माइकल डेल, माइकल ब्लूबर्ग, लिंड एम स्टेसी एंड इच स्टॉरमैन, तो इन लोगों ने जो है दान किया है। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे ज़्यादा दान करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जैक डॉर्सी। क्या है? जैक डॉर्सी, 7,553 करोड़ रुपए दान किया है। हमारे उसमें जो हमारे इंडिया मूल के जो हैं, इंडिया के हैं, वो अजीम प्रेमजी हैं, और इसी तरीके से माइकल ब्लूमबर्ग और लिन एंड स्टेसी और इच स्टरमैन, इन लोगों ने जो है दान किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दैनिक जागरण बना दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र। तो दैनिक जागरण जो है दक्षिण एशिया का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र बन गया है। इंटरनेशनल न्यू मीडिया एसोसिएशन, इनमा बोलते हैं इनको, इंटरनेशनल न्यू मीडिया एसोसिएशन ने इस वर्ष के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है और दैनिक जागरण को 7 पुरस्कार से सम्मानित किया है। कितने? 7 पुरस्कार से, ठीक है। इस वर्ष फिर से जो है साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार होने का खिताब दैनिक जागरण को मिला है। ये लगातार चौथी बार, याद रखिएगा, लगातार चौथी बार जो है जब ये दैनिक जागरण को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ अखबार के जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार के खिताब के अलावा दैनिक जागरण को इसके अन्य अभियानों के लिए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 विशेष जो है उल्लेख सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका दैनिक जागरण। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात के 2,550 विदेशी सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है, ठीक है। तबलीगी जमात के 2,550 जो है विदेशी सदस्यों को जो है काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। देखिए केंद्र जो गृह मंत्रालय है हमारा, उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए तबलीगी जमात के 2,550 सदस्यों को काली सूची, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। 40 देशों से ये जो लोग हैं, ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत में
ठहरे हुए थे और वीजा का उल्लंघन भी इन्होंने किया था, वीजा के नियमों का उल्लंघन किया था, धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे ये लोग। देखिए यह पहला मौका है जब सरकार ने एक झटके में इतनी अधिक संख्या में लोगों को ब्लैक सूची में डाल दिया है और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत इतनी जो है लंबी अवधि के लिए भारत ने उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, देखिए राज्य सरकारों ने मदरसों, कहाँ पे, मदरसों, मस्जिदों और में विदेशियों के अवैध रूप से ठहरने का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। इनमें से कई लोगों को कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने का पुष्टि मिला है। ठीक है, कोविड-19 का पुष्टि इनको मिला है, कोविड-19 से अफेक्टेड थे ऑलरेडी। तबलीगी जमात के सदस्यों के देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के 1000 से अधिक मामले और 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की वजह बनने के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है, 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से जो जमाती लोग थे, जो लोग कभी जमात में शामिल हुए हैं, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोगों को संक्रमित किया है। काली सूची में डाले गए लोगों में करीब 40 देशों के नागरिक शामिल हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, किर्गिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरब, कतर, ईरान, मिस्र जो दक्षिणी अफ्रीका है और अफ्रीका जो महाद्वीप के कई देश शामिल हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ 40 कंट्रीज़ के लोग को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि इन्होंने 20 स्टेट्स या जो यूनियन टेरिटरीज़ में बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया, जो वीज़ा के नियम है उनका भी उल्लंघन किया और लॉकडाउन के जो है स्थिति में देश में ये लोग जो है धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है दिल्ली देहरादून? देखिए हाल में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगामी वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2023 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ठीक है, इस कॉरिडोर के पूरा होने पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, क्या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अलावा देहरादून के लिए लाखों सड़क यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके अनुसार दिल्ली देहरादून वाया सहारनपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 206 किलोमीटर लंबा है। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो दिल्ली देहरादून वाया सहारनपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 206 या 206 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका कुछ जो है हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश व कुछ हिस्सा उत्तराखंड में है। तो कुछ इसका पार्ट उत्तर प्रदेश में होगा और कुछ जो है उत्तराखंड में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें अक्षरधाम से ईपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन के चरण का पहला जो है निर्माण शुरू हो चुका है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर बाईपास तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण, कहाँ तक? सहारनपुर बाईपास तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद तेजी से जो है इसका काम शुरू हो चुका है। जबकि गणेशपुर से देहरादून के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, तो सहारनपुर के लिए बाईपास का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा और गणेशपुर से देहरादून के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसमें पहाड़ों के बीच सुरंग बनाकर रास्ता तैयार किया जाएगा और ये पूरी परियोजना जो है 9000 करोड़ लागत से का इसमें अनुमान है। ठीक है, 9000 जो है करोड़ लागत का अनुमान है। देखिए मदारी पासी क्या है? ठीक है, मदारी पासी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। तो 2020 में मदारी पासी के किसान जो आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। ठीक है, मदारी पासी के किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। इस किसान आंदोलन का समय 1920 से 1928 के बीच का था। तो ये मदारी पासी का जो टाइम था वो 1920 से 1928 तक का था। ठीक है, अब देखिए मदारी पासी के बारे में समझते हैं। देखिए मदारी पासी हरदोई के थे और उनका एका आंदोलन का प्रभाव इस इलाके से जुड़े उन्नाव और कानपुर के आसपास का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ये जो मदारी हरदोई के थे और उनका जो है एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन जो है एक किसानों का आंदोलन था का उसका प्रभाव इलाके से जुड़े उन्नाव और कानपुर के आसपास का रहा है। इसकी जड़ें जो है अवध तक थी। ठीक है, इस क्षेत्र की ऐसी अग्निधर्मी किसान चेतना थी कि तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया। अग्निधर्मी मतलब इतना ज़्यादा वो लोग उन्होंने अपने कामों में इतना कुछ डाला था, इतना एफर्ट डाला था कि जो नेशनल लेवल के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। किसान उन दिनों साम्राज्यवाद और सामंतवाद की 2 पार्टी चक्की के बीच पिस रहे थे। साम्राज्यवाद मतलब जो उपनिवेशवाद, जो लोग
ब्रिटिश थे जो इंडिया में राज कर रहे थे। और सामंतवाद मतलब क्या है कि एक सामंतवाद बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें बीच में जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनका जो है ज़्यादा वर्चस्व था, और इसके बीच सब में जो किसान थे वो जो है पिस रहे थे। ठीक है, उन उन बेहद अमानवीय स्थितियों के बीच बाबा रामचंद्र, बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र और मदारी पासी ने, किसने, बाबा रामचंद्र ने और मदारी पासी ने अपनी जीविका और चेतना के से खेत जोतने वाले किसानों को सत्ता और शासन के षड्यंत्रों के विरुद्ध लामबंद करने का जो है काम किया। ठीक है, उनको इकट्ठा करने का काम किया, लोगों को किसके अगेंस्ट, सत्ता और शासन के अगेंस्ट, उनके अन्यायों के विरुद्ध। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में यह आंदोलन साम्राज्य की हुकूमत और जो सामंत जमींदार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, जो नजराना, मुर्दा फरोशी तथा लड़ाई चंदा, घोड़ावान, फोड़वान और चारावान जैसे न जाने कितने टैक्स, ये सारे टैक्स थे। अब ये सब एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से जो है टैक्स, देखिए क्या नाम है टैक्स का, नजराना, मुर्दा फरोशी, लड़ाई चंदा, घोड़ावान, फोड़वान और चारावान, इस तरीके के बहुत सारे टैक्स थे। उसको अपने कंधों से उतार फेंकने के लिए जो है वो आतुर थे। मदारी और उनके सहयोगी जो प्रतापपुर के देव पासी जाति के थे। ठीक है, मदारी उनके सहयोगी प्रतापपुर के पासी जाति के थे। वो 1857 के क्रांति के दौरान अवध में सबसे ज़्यादा इनके सहयोगी जाति के लोग जो है लोगों का रहा है। और अगर जवाहरलाल नेहरू की डायरी अगर को समझें तो इस किसान आंदोलन के बारे में उसमें ब्यौरा है। गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप, जो उनका प्रताप अखबार है, इस किसान आंदोलन को प्रेरित एवं प्रचारक, उसके प्रेरक और प्रचारक थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी इस किसान आंदोलन के प्रचारक थे। ठीक है, 1931 में मदारी पासी की मृत्यु हो गई थी। 1931 में मदारी पासी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के जो है मदारी पासी के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था। तो मदारी पासी का जो है क्या था, ये उनके किसान आंदोलन का समय जो है 1920 से 1928 तक का था। ठीक है, मदारी पासी हमने देख लिया। तो बाबा रामचंद्र जी के साथ जो है मदारी पासी ने बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही पुरजोर लड़ाई की अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ये है समुद्र सेतु। ठीक है, भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में विदेशियों को भारतीय नागरिकों, जो विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान आरंभ किया। तो इसको लक्ष्य 2 में हमने ऑलरेडी देख लिया, थोड़ा सा है उसको हम देख लेते हैं। इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत, क्या नाम है नौसैनिक पोत का? तो नौसैनिक जलस्व, नाम क्या है? जलस्व और मगर, जलस्व और मगर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि आईएनएस जो हमारा जलस्व है और नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस मतलब जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है। तो जलस्व क्या है? सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है। यह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है विशाखापट्टनम में। देखिए, प्रथम चरण की शुरुआत में 8 मई 2000, जो प्रथम चरण की शुरुआत थी वो 8 मई 2008 को हुई और समुद्र सेतु के तहत लाए गए भारतीयों को कोच्चि और अन्य राज्य प्राधिकारियों के निरीक्षण वाले स्थानों पर उतारा जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। क्या है? देखिए, कोरोना वायरस के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, ये इसको लेकर विवाद फैल रहा है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा को लेकर विवाद क्यों है? देश के एक वर्ग का मानना है कि भीषण महामारी के बीच सरकार को यह योजना फिलहाल रोक देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की परिकल्पना की थी। किसने किया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया था। इस योजना में, ये जो योजना है इसका पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण कराना है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसको एक नया पार्लियामेंट बनवाना। सेंट्रल विस्टा उसका जो है पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सब तैयार कर लिया गया है, किस तरीके का होगा। तो एक नया जो है संविधान का निर्माण कराना है जो आकार में त्रिकोणीय होगा, ट्रायंगल जो है शेप में होगा। ठीक है, सेंट्रल विस्टा। देखिए, इस परियोजना में इसके साथ एक केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। तो इसके साथ एक केंद्रीय सचिवालय भी होगा और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है।
ठीक है। इस परियोजना की खास बात है कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक के संग्रहालय जो है उसमें बदल दिया जाएगा। तो अभी जो है सेंट्रल विस्टा का क्षेत्र में जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं उनको जो है संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है। इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है को भी स्थानांतरित किया जाएगा। सेवापुरी के बारे में देखते हैं। सेवापुरी देश का पहला मॉडल ब्लॉक है। ठीक है। सेवापुरी क्या है? देश का पहला मॉडल ब्लॉक है। हाल में ही वाराणसी जिला प्रशासन में, कहाँ पे? वाराणसी जिला प्रशासन में सेवापुरी ब्लॉक की सभी 87 ग्राम पंचायतों के लिए एक मॉडल परियोजना तैयार किया है। ठीक है। तो सेवापुरी क्या है? देश का पहला मॉडल ब्लॉक है। ठीक है। 87 ग्राम पंचायतों में यहाँ पे एक मॉडल परियोजना जो है बनाया गया है। इसे पूरा करने के लिए करीब 280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना? 280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सुविधाओं के विकास के लिए प्रशासन ने सरकार अलग से फंड नहीं उपलब्ध कराएगी, बल्कि विभिन्न जो भाग हैं, अलग से कोई फंड नहीं होगा, लेकिन जो विभिन्न भाग हैं उनकी योजनाओं से धन खर्च होगा। इसका प्रेजेंटेशन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के सामने किया जा चुका है। तो ये जो इसको प्रेजेंट किया जा चुका है किसके सामने? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत जी, उनके सामने जो है प्रेजेंट किया जा चुका है। ठीक है। सीईओ ने कार्य योजना को सहमति दी है और राज्य और मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को एस्टिमेट के आधार पर फंड जारी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। ठीक है। ग्राम पंचायत विकास योजना, कौन सा? ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान के तहत वाराणसी में सेवापुरी, कौन से? ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक में हर ग्राम पंचायत को संवारा जाएगा। ठीक है। ये है शहरी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होंगी। ठीक है। शहर की तरह सारी सुविधाएं घर में, हर घर में नल जो है होगा, नल से पानी पहुंचेगा और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा। और क्या है? सभी गांव में विभिन्न योजनाओं से काम कराने के लिए राज्य सरकार को 24 विभाग और ग्राम विकास मंत्रालय के 11 विभागों के अधिकारी सहयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीक्षा पोर्टल, राष्ट्रीय रूरल मिशन और रूरल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण, इस तरीके से जितनी योजनाएं हैं, ठीक है ना, ये विकास विभाग आदि शामिल होंगे। इस तरीके के ग्राम विकास विभाग, ये सारी योजनाएं, सारे जो है विभाग है वो सारे शामिल होंगे इसमें। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन का चौथा चरण। देखिए वंदे भारत मिशन का चौथा चरण हम देखते हैं। देखिए हाल में ही एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत 3 से 15 जुलाई 2020 तक 17 देशों के 170 विमानों का परिचालन करने की घोषणा कर दी है। तो ये वंदे भारत का जो है चौथा जो है चरण है, जिसमें 3 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक 17 देशों के 70 विमानों को परिचालन करने की घोषणा की गई है। और चौथे चरण में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी अरब, ठीक है, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से जो फंसे भारतीय हैं इन कंट्रीज़ में, उनको जो है लाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री उड़ान है, सेवाएं, वो 23 मार्च 2020 से निलंबित थी। ये कब से? ये हमारा 23 मार्च 2020 से वो निलंबित थी। और इसके बाद जो है विदेश में फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए 6 मई 2020 को वंदे भारत, कब? 6 मई 2020 को वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 6 मई 2020 को वंदे भारत की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो इस मिशन का 3 चरण पूरा हो चुका है, चौथे चरण की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है। 24 जून 2020 को जो है, अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, इंपॉर्टेंट है ये यूपी के लिए, तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ठीक है। कुशीनगर जो है बौद्ध तीर्थ है और उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, गया और अन्य बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? जहाँ पे उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, तो उसकी स्थली जो है कुशीनगर का अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों से जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है। इसका आर्थिक विकास भी हो जाएगा क्षेत्र का। तो देखिए बौद्ध संस्कृति स्थलों को जोड़ने के लिए बौद्ध सर्किट, और बौद्ध सर्किट के बारे में आप पहले जानते हैं, ये करंट अफेयर्स में बहुत पहले आ भी चुका है। तो बौद्ध सर्किट का काम चल रहा है। जापान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान जैसे देशों के हजारों श्रद्धालु हर वर्ष बौद्ध तीर्थ स्थल पे आते हैं। और कुशीनगर एयरपोर्ट नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। तो पहला तो है नोएडा का जेवर, ठीक है,
और फिर दूसरा हमारा है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बनेगा। इससे उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों के लोगों को जो है लाभ मिलेगा, ठीक है, लोग कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा में महानदी से बाहर निकाला 500 वर्ष पुराना मंदिर, ठीक है, उड़ीसा में महानदी से बाहर निकला है 500 वर्ष पुराना मंदिर। देखिए उड़ीसा में बहने वाले महानदी में एक प्राचीन मंदिर डूबा हुआ पाया गया है। दरअसल यह मंदिर तब खोजा गया जब विशेषज्ञों की टीम ने नदी में विरासत स्थलों के प्रलेखन योजना का काम जो है उस पर चल रहा था, ठीक है। तो उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने कहा कि 500 साल पुराना ये मंदिर है और 60 फीट का मंदिर हाल में ही परियोजना के हिस्से के रूप में एक अभ्यास के दौरान खोजा गया। तो 60 फीट का ये मंदिर जो है खोजा गया है। और धीर ने मस्तका का निर्माण शैली और निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर जो है विचार किया है। मंदिर 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। 15वीं शताब्दी के अंत में या 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। उन्होंने बताया कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मंदिर को स्थानांतरित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने को जो है कहेंगे ये लोग, ठीक है। तो इस मंदिर को फिर से कहीं पुनर्स्थापित किया जाएगा। और ऐसा मंदिर कहाँ पे मिला है, ये उड़ीसा में मिला है। और ये मंदिर जो है 500 वर्ष पुराना, मतलब कि लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी का ये मंदिर रहा होगा। तो ये पूरा हमने देख लिया। और नेक्स्ट जो टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल इश्यूज़, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।